हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सीए विकास शर्मा पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं इनकम टैक्स, जीएसटी एंड रिलेटेड टॉपिक्स पर कुछ इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड नॉलेजेबल वीडियोस। दोस्तों, अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं या आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं तो आज की इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर आईटीआर फाइल करते समय लोग कर दिया करते हैं या जाने अनजाने में उनसे ये गलतियां हो जाती हैं। तो आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 21 कॉमन मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूं जो अक्सर आईटीआर फाइल करते समय हो जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और उसमें इस तरह की मिस्टेक्स आपसे ना हो, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपके कवर कर पाऊं, जिससे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इन मिस्टेक्स का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते समय कभी कभी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो उस समय हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती हैं, लेकिन उसका जब इम्पैक्ट बाद में आता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इन मिस्टेक्स को आप ध्यान में रखिएगा जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, तो ये मिस्टेक्स आपसे ना हो। आइएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एक एक करके ऐसी मिस्टेक्स जो कि कॉमनली आईटीआर फाइल करते समय आपसे हो जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली मिस्टेक, जो कि रहती है फेलिंग टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, काफी लोगों में ये एक मिथ रहता है कि अगर उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होती है, 3 लाख रुपए से कम होती है या 5 लाख रुपए से कम होती है, एज द केस मे बी, इन केस ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, सीनियर सिटीजन एंड वेरी सीनियर सिटीजन के केस में, तो उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी होती है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम आपको देखनी होती है, ये बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस लेनी होती है। तो अगर आपकी इनकम डिडक्शंस को क्लेम करने से पहले 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आ रही है या 3-5 से ज्यादा आ रही है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाएगा। यहां पर कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अगर डिडक्शन क्लेम करने के बाद, जिसको कि हम नेट टैक्सेबल इनकम कहते हैं, अगर नेट टैक्सेबल इनकम उनकी 2.5, 3, 5 रहेगी तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी है। बट ऐसा नहीं है। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट्स को चेक करें, तो वहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है, ना कि नेट टैक्सेबल इनकम। और जो ग्रॉस टोटल इनकम भी देखनी है आपको, वो बिफोर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन देखनी है। दोस्तों, इसके बाद जो एक मिस्टेक्स अक्सर लोग कर दिया करते हैं, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। आप सभी को पता होगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स में 1 से लेकर 7 तक के आईटीआर फॉर्म्स डिसाइडेड हैं, जो कि प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसे में आपको कौन से इनकम टैक्स रिटर्न में अपना आईटीआर फाइल करना है, कौन सा फॉर्म आपको यूज करना है, इसका सिलेक्शन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इनकम टैक्स रिटर्न का अपना एक क्राइटेरिया है। अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न 1 एप्लीकेबल है और आप 2 में फाइल करते हैं, तो आपकी रिटर्न को इनवैलिड रिटर्न माना जा सकता है। सिमिलरली, आपके ऊपर अगर 2, 3, 4 एप्लीकेबल है और आप किसी और आईटीआर में अपना फॉर्म फाइल करते हैं, तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में आप इस बात का खास ध्यान रखें कि जो आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, उसी आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करें और उसी आईटीआर फॉर्म में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा, तो उसका एक वीडियो मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके केस में कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल होगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की बात कर लेते हैं, विच इज द इनकरेक्ट सबमिशन ऑफ पर्सनल डेटा एंड बैंक डिटेल्स। समटाइम क्या होता है दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो वहां पर आप अपनी पर्सनल डिटेल मिस्टेकनली गलत फाइल कर देते हैं, या आप अपने बैंक अकाउंट्स को गलत मेंशन कर देते हैं। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल ऑटोमेटिकली आपको रिफंड सेंड कर रहा है। अगर मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट वहां पर गलत हुआ या पहले से प्री वैलिडेटेड नहीं हुआ, तो ऐसे में आपको रिफंड्स मिलने में परेशानी आ सकती है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी गई है, डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड प्रोसेस कर दिया गया है, लेकिन
वो प्रोसेस रिफंड एक्चुअली में एसएससी के अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न्स में गलत अकाउंट नंबर मेंशन किया गया था, जिसकी वजह से रिफंड्स फेल हो गए। तो आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न भरें, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपका जो पर्सनल डेटा है, लाइक योर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड बेसिक डिटेल्स मस्ट बी मैच विद द बैंक अकाउंट डिटेल, और आपका बैंक अकाउंट भी प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, जिससे कि आपको रिफंड्स लेने में और रिफंड्स की प्रोसेसिंग में कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट मिस्टेक की बात कर लेते हैं दोस्तों, दैट इज द नॉट रिपोर्टिंग ऑफ ऑल बैंक अकाउंट। अक्सर मेरे से लोग पूछा करते हैं कि सर मेरे पास 4 अकाउंट्स हैं, 5 अकाउंट्स हैं, तो क्या मुझे सारे अकाउंट्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करने होंगे, क्या वहां पर डिस्क्लोज करने होंगे? मेरा आंसर रहता है यस, आपको करने चाहिए और करना भी जरूरी है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स कर देते हैं, जब अपनी आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं तो वो अपने केवल 1 या 2 बैंक अकाउंट्स को डिस्क्लोज कर देते हैं इन द इनकम टैक्स रिटर्न, और बाकी अकाउंट्स को वहां पर हाइड कर जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फ्यूचर में परेशानी हो सकती है, डिपार्टमेंट आपको वहां पर नोटिस इनिशिएट कर सकता है। यहां पर एक बात का और आंसर करना चाहूंगा आपको, अगर आप किसी जॉइंट अकाउंट में एज ए होल्डर हैं, चाहे आप फर्स्ट अकाउंट होल्डर हैं, चाहे आप सेकंड अकाउंट होल्डर हैं, वो अकाउंट भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करना जरूरी है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जितने भी बैंक अकाउंट आप होल्ड कर रहे हैं, चाहे आप उसे प्राइमरी होल्ड कर रहे हैं या आप उसमें जॉइंट होल्डर हैं, वो सभी बैंक अकाउंट आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर डिस्क्लोज करें। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक की। अक्सर ऐसा नोटिस किया गया है कि कुछ लोग जो कि सैलरीड क्लास पर्सन हैं, वो एक प्रीवियस ईयर में, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अपनी जॉब्स चेंज कर लेते हैं, और जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जो उनकी लेटेस्ट जॉब रहती है एट द एंड ऑफ दैट रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, वो उस जॉब की इनकम को या सैलरी को डिस्क्लोज कर देते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में। इसका मतलब वो जो प्रीवियस जॉब कर कर आए थे उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उस वाली इनकम को वहां पर डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मिस्टेकनली भी हो सकता है या डेलिबरेटली भी ऐसा हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने जहां जहां जॉब करी है, जहां जहां से आपको सैलरी मिली है, वो सारी की सारी सैलरी आपको टोटल इंक्लूड करनी होगी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह की गलतियां भी अक्सर लोग कर जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, जिसके बाद उन्हें बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक जो हमारे सामने है, दैट इज द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम। जी हां दोस्तों, अगर आप रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, तो ऐसे में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में इसका डिस्क्लोजर देना होता है कि आपकी फॉरेन में कितनी असेट्स हैं या आपकी फॉरेन की कितनी इनकम्स हैं। तो वो सभी लोग जो ROR हैं, दैट इज रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, उन सभी लोगों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी उनकी फॉरेन में एसेट्स हैं या जितनी भी उनकी फॉरेन से इनकम आ रही हैं, उसका डिस्क्लोजर भी उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में देना होगा। तो इस तरह की मिस्टेक आपसे ना हो, इस बात का आप खास ध्यान रखें। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, दैट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन NSC इज टैक्स फ्री। जी हां दोस्तों, काफी लोगों के मन में यह बात आती है कि जो NSC का इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है, जिसकी वजह से वो अपने NSC के इंटरेस्ट पर, जो कि अक्रूड इंटरेस्ट रहता है, उसे अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, NSC का इंटरेस्ट कभी भी टैक्स फ्री नहीं होता है। NSC पर जितना भी इंटरेस्ट आपका अक्रूड होता है वो आपका टैक्सेबल होता है, और ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, अगर आपको NSC का कोई इंटरेस्ट अक्रू हुआ है तो आप उसे अपनी इनकम में इंक्लूड करें। हालांकि यहां पर एक बात और समझने वाली है, जितना भी आपको NSC का इंटरेस्ट मिलता है जो कि अक्रूड इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट अगर आपने री इन्वेस्ट कर दिया होता है अंडर द NSC, तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, जिसकी वजह से जितना इनकम आपका इंक्रीज किया जाता है अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उतने ही अमाउंट का डिडक्शन आपको दे दिया जाता है अंडर सेक्शन 80C। तो ऐसे में इफेक्टिवली आपकी इनकम जितने से बढ़ती है उतने से ही डिडक्शन मिल जाती है, तो अल्टीमेटली आपकी इनकम पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। लेकिन यह कहना
कि ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है या टैक्स फ्री होता है, ये गलत होगा। हालांकि यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपका एटीसी जिसमें कि आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 तक की ही मिलती है, अगर आपका 150 का अमाउंट ऑलरेडी किसी और चीज से लाइक एलआईसी, ट्यूशन फीस या एनी अदर कंपोनेंट से ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, तो ऐसे में फिर आपको एनएससी के इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं दी जाएगी, बिकॉज जो मैक्सिमम डिडक्शन वहां पर मिलती है वो 1,50,000 रुपए की ही मिलती है। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी इनकम अदर सोर्सेज में बढ़ा दी जाएगी उतने अमाउंट से जो आपको एनएससी का इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा, और डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपके ऊपर इनकम टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर अक्सर लोग मिस्टेक कर दिया करते हैं, जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल कर रहे होते हैं तो एनएससी के इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, दैट इज दी 26 AS एंड AIS का रिकॉन्सिलिएशंस। तो दोस्तों जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप अपने 26 AS में जो इनकम्स दिख रही हैं, जो टीडीएस दिख रहा है, उसको जरूर रिकंसाइल करें अपने AIS की इंफॉर्मेशन से। लास्ट टू लास्ट ईयर तक 26 AS अवेलेबल होता था, बट लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने AIS इंट्रोड्यूस किया और AIS में एक वाइडर स्कोप बना दिया गया है 26 AS का। 26 AS में अगर आप देखते हैं तो आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, जबकि AIS में आपको वाइडर इंफॉर्मेशंस मिलती हैं अबाउट योर इनकम, अबाउट द सोर्सेज एंड द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस एज वेल एज योर टीडीएस अमाउंट। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, मेक श्योर कि आप अपना 26 AS एंड AIS जरूर रिकंसाइल कर लें बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ताकि आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। समटाइम दोस्तों ऐसा हो जाता है कि हमारे माइंड से कोई इनकम का सोर्स मिस हो जाता है, हमें याद नहीं आ रहा होता है, उसे हमने अकाउंट फॉर भी नहीं किया होता है। तो ऐसे में AIS आपकी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि AIS आपको ऐसी भूली हुई चीजें भी याद दिला देता है जो आपके माइंड से स्किप हो गई थी। तो AIS को प्लीज जरूर चेक करें बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज नॉट वेरिफिकेशन ऑफ ई फाइल्ड ITR। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न का वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दी है लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया है, तो आपको 120 दिन मिलते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए, और आप ये वेरिफिकेशन मल्टीपल वेज से कर सकते हैं। आप वेरिफिकेशन आधार OTP के थ्रू कर सकते हैं, आप वेरिफिकेशन DSC के थ्रू कर सकते हैं, आप वेरिफिकेशन नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप विद इन 120 डेज ITR-V डाउनलोड करें, उसको साइन करें और बेंगलोर CPC डिपार्टमेंट भेज दें, जहां पर आपकी ITR को प्रोसेस कर दिया जाता है। तो ITR वेरिफिकेशन इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब तक आप अपनी ITR वेरीफाई नहीं करते हैं, आपकी ITR को फाइल नहीं माना जाता है। So there are two stages, one is ITR submission and another one is the ITR verification. सबमिशन करने के बाद वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। Until and unless you verify your return, आपकी रिटर्न को फाइल्ड नहीं माना जाएगा और उसे प्रोसेसिंग में भी नहीं लिया जाएगा। तो वेरिफिकेशन जरूर करें, 120 दिन का आपको टाइम मिलता है वेरिफिकेशन करने के लिए। इसके बाद जो कॉमन मिस्टेक आती है हमारे सामने, दैट इज द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। काफी लोगों का ये मानना है कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न में ना दिखाया जाए, बिकॉज उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगना है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको इनकम टैक्स में, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में एग्जेम्प्ट इनकम को दिखाना बहुत जरूरी है। इसके दो कारण आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो लॉ ऐसा आपको बोलता है, रूल्स ऐसा आपको बोलते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी एग्जेम्प्ट इनकम रिपोर्ट करनी है। दूसरा कारण आपको बताता हूं इसका, मान लीजिए फ्यूचर में आपका असेसमेंट हो रहा है, कोई केस आपका चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, या डिपार्टमेंट ने आपसे किसी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा और उस समय पर आप ये कह रहे हैं कि ये मेरी एग्जेम्प्ट इनकम थी, तो ऐसे में आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि ये आपकी इनकम एग्जेम्प्ट थी, या इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है कि ये इनकम आपकी ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इनकम थी। तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर अनडिस्क्लोज्ड इनकम के थ्रू यहां पर
अकॉर्डिंगली एक्शंस ले सकता है। तो आपके ऊपर ऐसा कोई एक्शन ना लिया जाए या फ्यूचर में आपको परेशानी ना हो, इसके लिए एडवाइजेबल है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में एग्जेम्प्ट इनकम को दिखाएं। बात कर लेते हैं अब डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड के बारे में भी काफी लोगों का मिथ है अभी भी कि डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। डिविडेंड 2 साल से मींस फाइनेंशियल ईयर 2021 से टैक्सेबल हो गया है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी रेसिपिएंट हैं डिविडेंड के, उनके हाथ में ये डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो डिविडेंड को एग्जेम्प्ट इनकम में ना दिखाएं। डिविडेंड इज नाउ टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसे आप अपनी आईटीआर में इंक्लूड करें और इस पर जो आपका टैक्स बनता है वो आप पे करें। आइएगा दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि है नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सेविंग बैंक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, लोग एफडीज के इंटरेस्ट को हाइड कर लिया करते थे, इग्नोर कर दिया करते थे आई वुड से, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपका 26 AS AIS जो कि है वाइडर स्कोप, जिसको मैंने अभी बताया, वहां पर आपका सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट दोनों की इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाती है। तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो वहां पर आप अपने सेविंग बैंक इंटरेस्ट की इनकम को जरूर डिस्क्लोज करें। जो आपका एफडी का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है आप उसको भी वहां पर डिस्क्लोज करें। हालांकि दोस्तों आपको इनकम टैक्स में 2 अलग अलग डिडक्शंस के थ्रू एक बेनिफिट दिया जाता है। इन केस ऑफ अ नॉन सीनियर सिटीजन सेक्शन 80TTA आपको मिलता है, जो कि आपको 10,000 रुपए तक के सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट की डिडक्शन दे देता है। ऑन दी अदर हैंड सीनियर सिटीजन्स के केस में 80TTB आपको एक सेक्शन मिल जाता है, जहां पर आप 50,000 रुपए तक का सेविंग बैंक अकाउंट एज वेल एज फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट की एक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹50,000। तो आप पहले इस इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड करिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली सेक्शन 80TTA 80TB एज द केस में भी, इन दोनों सेक्शंस में से कोई भी एक सेक्शन जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता हो उसमें आप इस डिडक्शन का बेनिफिट उठाएं। तो यहां पर आपको डिडक्शंस मिल जाती है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले अपनी इनकम को ऑनेस्टली अपनी इनकम में इंक्लूड करते हुए डिडक्शन को क्लेम करें। यहां तक कि दोस्तों यहां पर काफी लोगों का ये ओपिनियन भी आता है कि जो एफडी का इंटरेस्ट होता है वो केवल तभी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा जब एफडी मैच्योर हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। एफडी का इंटरेस्ट ऑन अक्रूवल बेसिस आपकी इनकम में इंक्लूड किया जाता है। वो जब मैच्योर हो जाती है और वो इंटरेस्ट आपको रियलाइज हो जाता है, आपके बैंक में आ जाता है, तब आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना है। ये टैक्स आप पे करेंगे एज एंड व्हेन द इंटरेस्ट इज अक्रूड ऑन ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, दैट इज टैक्स ऑन सर्टेन नॉशनल इनकम्स। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसी इनकम्स भी अर्न होती हैं जो आपको एक्चुअली में रियलाइज नहीं होती हैं, आपको फील नहीं होती हैं, बट इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो आपकी इनकम मानी जाती हैं। तो ऐसे में आप उन इनकम को स्किप नहीं कर सकते हैं व्हाइल फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर आपने इस तरह की कोई भी इनकम कमाई होगी तो वहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उस इनकम को जरूर डिस्क्लोज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको 1-2 चीजें बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास 2 से ज्यादा मकान हैं और आपने उन मकान को अपने सेल्फ ऑक्यूपेशन में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास मान लीजिए 3 मकान हैं और आप तीनों मकान में रहते हैं, आपने किराए पर नहीं दिया है, सो इफेक्टिवली आपने कोई रेंटल इनकम नहीं कमाई है। लेकिन लॉ ये कहता है कि आप मैक्सिमम 2 मकान, 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं और 2 के ऊपर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी उनको आपको डीम्ड लेट आउट मानना पड़ेगा। तो जब आप तीसरी प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट मानते हैं तो वहां पर उस प्रॉपर्टी पर जितना किराया आप कमा सकते थे, जो कि एक्सपेक्टेड रेंट आपका कहलाएगा, उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर आप एक्चुअली में देखें, आपने कोई किराया नहीं कमाया है, लेकिन लॉ आपको कह रहा है कि मानो या ना मानो इसे किराए पर आपको मानना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी नॉशनल इनकम। और इस तरह की जो नॉशनल इनकम आप कमाएंगे जो कि एक्चुअली में आपने नहीं कमाई है,
बट डीमिंग फिक्शन के थ्रू आपको लॉ में ये इनकम क्रिएट करवा दी गई है, तो उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल है जो कि नॉशनल इनकम के अंदर कवर होगा और आपको इस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। आइए एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में ली है और जो प्रॉपर्टी आपने गिफ्ट में ली है उसकी वैल्यू और आपके कंसिडरेशन वैल्यू जो कि आपने 0 रुपए पे करे हैं बिकॉज ऑफ गिफ्ट, तो ऐसे में अगर उसका डिफरेंस उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का और आपके द्वारा पे किए गए अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा का हो जाता है तो आपके हाथ में वो डिफरेंस टैक्सेबल कर दिया जाएगा। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किसी ने 3 लाख रुपए की प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, आपने कुछ भी पे नहीं किया उसके लिए, तो ये जो 3 लाख रुपए का डिफरेंस है ये आपकी इनकम बना दिया जाएगा। अगर आप देखें तो आपको एक्चुअली में कोई इनकम नहीं है, बट यहां पर एक नॉशनल इनकम क्रिएट हो गई है बिकॉज आपने 3 लाख रुपए वाली चीज रिसीव करी विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो ऐसे में 3 लाख रुपए आपकी इनकम बना दी जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेस, और वहां पर आपको इसके ऊपर टैक्स भी लगा दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करें तो नॉशनल इनकम को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की खबर लगती है या उनके पास कोई ऐसा सोर्स आता है उनके हाथ में जिससे कि उन्हें लगता है कि आपने अपनी इनकम को छुपाया है, तो आपके ऊपर अकॉर्डिंगली प्रॉपर एक्शंस लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उस समय हायर टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, दैट इज द एफडीआर इंटरेस्ट एग्जेम्पशन इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स इज पैन वाइज और बैंक वाइज। तो काफी सारे सीनियर सिटीजन्स मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि अगर मेरे 4 बैंक अकाउंटों में 4 अलग अलग अकाउंट्स में एफडीआर बनी हुई हैं, तो वो इंटरेस्ट जो मेरे को मिलेगा, क्या वो 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट हर बैंक के लिए एप्लीकेबल होगा जिसकी कि मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं, या टोटल 50,000 की जो लिमिट है वो मेरे अपने पैन नंबर पर दी गई है? तो यहां पर बड़ा क्लियर सा आंसर है कि ये जो 50,000 रुपए की आपको एग्जेम्पशन मिलती है या डिडक्शन हम कह सकते हैं सेक्शन 80TTB में, ये आपको किसी बैंक वाइज नहीं मिलती है, ये आपको मिलती है आपके पैन वाइज। तो एक अगर सीनियर सिटीजन रहेगा उसके भले ही 4 बैंक अकाउंटों में एफडीज हो या एक बैंक अकाउंट में एफडीज हो, 50,000 तक की डिडक्शन उस पर्सन को मिलेगी, ना कि बैंक वाइज मिलेगी। तो अगर बैंकों ने टीडीएस नहीं भी काटा है बाय एनी चांस, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस इनकम को अपनी आईटीआर में इंक्लूड करें और उसका जो भी आपका टैक्स बनता हो वो टैक्स आप प्रॉपर वहां पर पे करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, दैट इज नॉन रिपोर्टिंग इंटरेस्ट रिसीव ऑन इनकम टैक्स रिफंड्स। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करी हैं और कभी आपने इनकम टैक्स रिफंड क्लेम किया है जिसको कि सरकार देरी से आपको पे कर पाई है, तो वहां पर डेफिनेटली सरकार ने आपको इंटरेस्ट की पेमेंट भी की होगी। अब यहां पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ऑन इनकम टैक्स रिफंड्स क्लेम, ये इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है और इसे आपको इंक्लूड करना चाहिए व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो जितना भी आपको इनकम टैक्स रिफंड्स पर इंटरेस्ट मिला है वो आपकी इनकम बनता है अंडर द हेड अदर सोर्सेज, और जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करें तो प्लीज आप उस इंटरेस्ट को अपनी इनकम में इंक्लूड करें। हालांकि अगर आप अपना 26 AS AIS देखेंगे या इनकम टैक्स रिटर्न को जब आप ऑनलाइन फाइल करेंगे तो वहां आपको सम टाइम ये इनकम ऑटोमेटिकली कैप्चर होकर दिख जाएगी, बट अगर इन केस नहीं भी दिख रही है तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस इनकम को अपनी इनकम में पहले से इंक्लूड करते हुए चलें एंड अकॉर्डिंगली जो भी इसका टैक्स बनता हो वो टैक्स आप प्रॉपर पे करें। दोस्तों इसके बाद जो एक कॉमन मिस्टेक और यहां पर नोटिस की गई है, दैट इज नॉट क्लबिंग माइनर्स चाइल्ड इनकम। इनकम टैक्स लॉ में लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई माइनर चाइल्ड है या माइनर चाइल्ड्स हैं और उनको कोई इनकम होती है तो वो इनकम पर आपको टैक्स पे करना है। इसका मतलब पेरेंट को यहां पर टैक्स पे करना है, ईदर मदर और फादर। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स मदर को पे करना है या फादर को पे करना है, तो इसके लिए मैं आपसे किसी और वीडियो में बात करूंगा, बट फिलहाल इतना है कि मदर या फादर किसी एक को वहां पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो केवल अपनी इनकम को ध्यान में रखते हैं, अपनी इनकम पर टैक्स पे कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास जितने माइनर चाइल्ड्स हैं
उन माइनर चाइल्ड्स को अगर कोई इनकम हुई है तो उस इनकम पर भी आपको इनकम टैक्स पे करना है। तो जब आप अपनी ITR फाइल करें, आप अपने माइनर चाइल्ड की इनकम को उसमें क्लब करते हुए चले। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक रिलैक्सेशन और है आप लोगों के लिए। अगर आप अपने किसी माइनर चाइल्ड की इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपए तक की, मैक्सिमम 1500 रुपए तक की एग्जेम्पशन दे दी जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी माइनर बच्चे की 2000 रुपए की इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं, तो वहां पर आपको 1500 रुपए की पर चाइल्ड एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। तो यहां पर इफेक्टिवली जो आपकी इनकम बढ़ रही है वो केवल 500 रुपए से बढ़ रही है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप 2 बच्चों की इनकम क्लब कर रहे हैं तो 1500 इंटू 2 बच्चों के हिसाब से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और यहां पर कोई कैपिंग नहीं है, आप जितने बच्चे इंक्लूड करेंगे उतनी एग्जेम्पशन आपको मिलती रहेगी। बट मैक्सिमम एग्जेम्पशन पर चाइल्ड शैल बी 1500 ओनली। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक, दैट इज दी नॉट रिपोर्टिंग कैपिटल गेन ऑन स्विचिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अक्सर लोगों में ये क्लैरिटी तो है कि अगर उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड्स बेचा तो वहां पर ऑब्वियसली कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, जिसकी वजह से उन्हें कैपिटल गेन में टैक्स पे करना है। लेकिन अक्सर यहां पर लोग ये भूल जाते हैं कि जब एक म्यूचुअल फंड स्विच करके दूसरे म्यूचुअल फंड में लिया जाता है या एक स्विचिंग की जाती है म्यूचुअल फंड्स की, तो वहां पर भी सम टाइम प्रॉफिट और लॉस में अराइज। तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप स्विचिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की और वहां अगर आपको कोई इनकम क्रिएट हो रही है तो वो इनकम भी इनकम टैक्स में टैक्सेबल है। वहां पर भी आपको इनकम टैक्स पे करना है अंडर द हेड कैपिटल गेन ओनली इफ यू आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो ऐसे में आप ध्यान रखिए, स्विचिंग करते समय अगर आपको कोई इनकम आ रही है तो उस इनकम को आप मेक श्योर कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड करें और प्रॉपर वहां पर अपना इनकम टैक्स पे करें, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, डिपार्टमेंट आपको नोटिस देकर ये ना बोले कि आपने कोई इनकम छुपाई है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जो मैंने नोटिस करी है कि अक्सर लोग कर दिया करते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है इसका रीजन बता रहा हूं। अक्सर स्विचिंग के केस में आपके बैंक में पैसा नहीं आता। अल्टीमेटली क्या होता है, जो आपका ब्रोकर है वो एक जगह से पैसा स्विच करता है दूसरी जगह पर और आपको गेन हो जाता है, लेकिन आपके बैंक में अमाउंट क्रेडिट नहीं होता, जिसकी वजह से नेचुरल है कि ये पॉइंट मिस हो जाता है मैक्सिमम लोगों से। तो मेक श्योर कि आपसे ये पॉइंट मिस ना हो और आप इसे प्रॉपर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक, दैट इज नॉट क्लेमिंग द करेक्ट डिडक्शंस। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग अक्सर कर दिया करते हैं। कुछ लोग इसको जानबूझकर भी करते हैं, कुछ लोग गलती से कर जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जितने आपके डिडक्शंस बनते हैं जो कि एलिजिबल डिडक्शंस हैं एज पर डिफरेंट सेक्शंस, आपको मालूम होगा सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक आपको डिडक्शंस मिला करती हैं। तो जो आपके जेन्युइन डिडक्शंस हैं, एलिजिबल डिडक्शंस हैं, करेक्ट डिडक्शंस हैं, केवल आप उन्हें ही क्लेम करें और प्रॉपर सेक्शंस में क्लेम करें, प्रॉपर हेडिंग में क्लेम करें। आप इस डिडक्शन को किसी और सेक्शन में क्लेम ना करें, जो जिस डिडक्शन का जो जिसका रेलेवेंट डिडक्शन है वहीं पर आप उसे क्लेम करें, ताकि आपको कोई भी परेशानी बाद में फेस ना करनी पड़े। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक आती है दैट इज द असेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको समझना होगा कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में अपना असेट एंड लायबिलिटी का शेड्यूल फाइल करना होता है। इस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मेरे इस चैनल पर, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो यहां पर आपको समझना है कि अगर आपकी 50 लाख रुपए से इनकम हो जाती है ज्यादा तो ऐसे में आप ITR में अपनी असेट एंड लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करेंगे। जी हां दोस्तों, असेट एंड लायबिलिटी मींस आपकी पर्सनल असेट्स एंड पर्सनल लायबिलिटी, जिसको कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका डिस्क्लोजर भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना होगा, जो कि अक्सर लोग स्किप कर दिया करते हैं, जिसके बाद उन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप इस बात का खास ध्यान रखिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आप अपनी असेट एंड लायबिलिटीज का डिस्क्लोजर अपनी ITR में जरूर दीजिए। दोस्तों इसके बाद जो मिस्टेक है दैट इज नॉट फाइलिंग रिवाइज रिटर्न।
जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अक्सर ऐसा नोटिस किया जाता है कि कुछ लोगों से मिस्टेक्स हो जाती हैं और वो मिस्टेक्स उन्हें पता भी चल जाती हैं कि हमसे आईटीआर भरते समय ये मिस्टेक हुई है, लेकिन वो उस चीज को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं और सोचते हैं कि इसको बाद में आराम से कर देंगे, बाद में अभी हमारे पास बहुत टाइम है करने का, और वो उस चीज को अल्टीमेटली स्किप कर जाते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ में आपको एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है और आपको रियलाइज होता है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है, गलती हो गई है, कुछ चीज भूल गए हैं आप दिखाने से, या आपने कुछ ज्यादा दिखा दिया है, एनीथिंग दैट रॉन्ग इन द ओरिजिनल रिटर्न, आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपको एक अच्छा खासा टाइम दिया जाता है रेक्टिफिकेशंस करने का। तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करिए अगर आपने कुछ गलत भर दिया है या गलती से आपसे कोई गलती हो गई है, तो आपको एक अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है उसके रिवीजन का। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा और रिवीजन टाइम से कर दीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जो अक्सर लोग कर दिया करते हैं और इसका एक सुधार भी है, लेकिन उस सुधार का आपको सही यूज करना है, समय रहते यूज करना है, तभी आप उसका फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों इसके बाद जो मिस्टेक है दैट इज दी फेल्स टू सबमिट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो अलग अलग इनकम टैक्स रिटर्न्स में कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फाइल करनी होती हैं या उनका डिस्क्लोजर आपको देना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपसे बात करूं, अगर आप आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइल करना जरूरी होता है इन केस यू आर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। या अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर आपको विदाउट बैलेंस शीट एंड विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन मिलता है, बट वहां पर आपको एक समरी ऑफ द बैलेंस शीट जिसमें डेटर क्रेडिटर कैश का बैलेंस आपको बताना होता है, एंड समरी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें आपको ग्रॉस रिसीप्ट और नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बताना होता है। तो अगर आप ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन अपनी आईटीआर में नहीं बता रहे हैं, इट मींस आप अपनी आईटीआर को गलत फाइल कर रहे हैं, या मैं कह सकता हूं कि आप अपनी आईटीआर को इनवैलिड वे से फाइल कर रहे हैं। तो जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करें, मेक श्योर कि वहां जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस आपसे मांगी जा रही हैं या जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस हैं टू फाइल दैट पर्टिकुलर आईटीआर, आप उन नेसेसरी इंफॉर्मेशंस को, मैंडेटरी इंफॉर्मेशंस को वहां पर जरूर फिल करें और करेक्ट वे में ही उसको फिल करें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये थी वो कुछ 21 मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स आई वुड से, जो कि अक्सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते में आप लोगों से हो जाती हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं या किसी और के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप इन मिस्टेक्स को एटलीस्ट अवॉइड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल यही 21 मिस्टेक्स टोटल हो सकती हैं, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स विच मे हैपन व्हाइल फाइलिंग ऑफ आईटीआर, बट मैंने कोशिश की है ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने की जो अक्सर लोगों से हो जाते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं अक्सर आपके लिए इसी तरह की नॉलेजेबल, अपडेटेड एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।